नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग घटनासार जो मैगज़ीन है उसका करंट अफ़ेयर्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों के ही अनुभवों के माध्यम से मैंने जाना है। मतलब आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके हमको बताएँ कि पहली बार मैंने मैगज़ीन जो है वो पूरी पढ़ी और मैं मैगज़ीन पढ़ना सीख गया। तो ना केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, बल्कि आपके अंदर एक स्किल भी डेवलप होगा कि किसी मैगज़ीन को किस तरह से पढ़ा जाता है। आप में से ही कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मैगज़ीन तो खरीद ली होगी, लेकिन पता लगा कि वो एग्ज़ाम के बाद भी नहीं पूरा पढ़ पाए। हालाँकि एग्ज़ाम के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन वो मलाल बना रहता है कि करंट अफ़ेयर्स अगर हम पूरा उस मैगज़ीन से तैयार कर लेते तो हमारा काम हो जाता। लेकिन जो लोग रेगुलर जुड़े हैं टारगेट विद पार से, उनका करंट अफ़ेयर्स भाई एकदम मारक हो गया होगा। अचूक मारक सामग्री, घटनासार, अब ये तीसरा हिस्सा, यहाँ तक कि 500 क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट किए बैठे हैं। तो ये तीसरी मैगज़ीन एक तरह से कहें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आपने अच्छे से काम कर लिया तीनों स्टेजेज़ में, तो समझ लीजिए यूपी पीसीएस प्री में आप औरों से बहुत आगे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का पहला सौर शहर घोषित किया गया है किसको दोस्तों? सांची को। अब थोड़ा सांची के बारे में जानते हैं। ये वही सांची है जहाँ पर सांची का स्तूप अवस्थित है। सांची दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, वहीं पर सांची शहर है। इसको भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। सांची के स्तूप की बात करें तो अशोक ने इसको बनवाया था। 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। एमपी के रायसेन में ये स्थित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया और इसी अवसर पर सांची को नेट जीरो कार्बन इमिशन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की आईआईटी कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए, याद रखिएगा। आईआईटी कानपुर। सांची के निकट नागौरी एक स्थान है जहां पर 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की गई। इसी के चलते दोस्तों इसको सोलर सिटी घोषित किया गया है। इसके साथ ही सरकार भी स्थानीय स्तर पर काफ़ी प्रयास कर रही है जिससे सोलर पावर को जो है लोगों की दिनचर्या में शामिल किया जा सके। तो बस इतनी सी बात है। मोढेरा की बात करें दोस्तों, तो पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना मोढेरा। यहीं पर मंदिर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला सोलर टेम्पल जो है दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क का। ठीक है, वो पहले से ही सूर्य मंदिर है, लेकिन याद कर लीजिएगा कोणार्क कहाँ? ओडिशा में। इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। एनसीईआरटी की बात करें दोस्तों, क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। डी नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान पर ज़्यादा जोर देते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। 2019 में दोस्तों ये पहली बार लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। लॉन्च कौन करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चूंकि पर्यावरण जो है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर का आवरण है, ठीक है, इसका संबंध पृथ्वी से है और पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? भू। तो भूपेंद्र सिंह जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो वन एवं जलवायु पर ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था कि 2024 तक, ठीक है, 2019 से लेकर 24 तक जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो PM10 और PM 2.5 के नाम से जाने जाते हैं, उनके उत्सर्जन में 20 से 30% की कटौती करना। और ये जो सर्वेक्षण हुआ है दोस्तों, इसमें कितने शहर शामिल किए गए? 131 शहर, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। इससे पहले हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण कंप्लीट किए हैं, जिसमें जो चीज़ें छूट गई थी वो यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। यूपी का जो नोएडा है उसको 14वां स्थान प्राप्त हुआ था और यूपी का जो लखनऊ है उसको 44वां स्थान प्राप्त हुआ था। और इंदौर आपको पता ही है, वो इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए, याद रखिएगा। तो ये एक फैक्ट वहाँ पर छूट गया था, उसको यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया है। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। इसी अवसर पर ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया गया। और बात करें इस सर्वेक्षण में पहली रैंक की, तो इंदौर को ही पहली रैंक प्राप्त हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी पहली रैंक प्राप्त हुई है और यहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें भी इंदौर को पहली रैंक प्राप्त हुई है। यूपी का आगरा दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र का ठाणे तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं दोस्तों, ऊपर ही पढ़ चुके हैं। आगरा को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, वाराणसी को 11वीं रैंक प्राप्त हुई है। लखनऊ की भी आपको याद रखनी है, लखनऊ को 24वीं रैंक प्राप्त हुई है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। और स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊपर ही बता चुका हूँ, 44वीं रैंक लखनऊ को प्राप्त हुई है, विशेष रूप से याद रखिएगा।
भारत मंडपम दोस्तों क्या है? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रदर्शनी अगर आयोजित करानी है तो वो यहीं पर आयोजित होगी। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर भी है, जो भी सम्मेलन वगैरह होंगे वो यहीं पर आयोजित होंगे। जो पहले धरना देने के लिए एक स्थान था प्रगति मैदान, ठीक है, जहाँ पर जो लोग अपना धरना धरते थे उनका धरना सरकारें सुझा देती थी। तो इसी प्रगति मैदान की जगह पर अब भारत मंडपम बना दिया गया है, ठीक है। इसी परिसर का नाम IECC का नाम भारत मंडपम रखा गया है और ये वही भारत मंडपम है जहाँ पर G20 समिट का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो भारत मंडपम है इसका नाम किससे प्रेरित है? तो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। अब बात आती है कि भगवान बसवेश्वर का जो अनुभव मंडपम है वो क्या है? 12वीं शताब्दी में भगवान बसवेश्वर, जो कि कर्नाटक में प्रसिद्ध थे, उन्होंने सार्वजनिक समारोहों के लिए इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। अनुभव मंडपम किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा। दोस्तों जरा मुंह में एक छाला है तो इस वजह से बोलने में दिक्कत होती है, तो यदि गरारी फंसे या फिर थोड़ी बहुत उठापटक दिखाई दे, मतलब समझ में आए, तो उसको इग्नोर करिएगा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति जो है कहाँ स्थापित की गई? इसी भारत मंडपम में स्थापित की गई है। नटराज मूर्ति आप सभी जानते हैं भगवान शिव की नृत्य करती हुई मुद्रा में मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 28 फीट। अष्ट धातु की मूर्ति है जिसे सोना, चांदी, सीसा, तावा, टिन, पारा, लोहा और जस्ते से बनाया गया है। लोहा को याद रखिएगा। इसके मूर्तिकार कौन है? तो राधा कृष्णन, ठीक है। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है लेकिन मूर्तिकार कौन है? राधा कृष्ण, ठीक है। इस मूर्ति का निर्माण लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि से किया गया है। लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि क्या होती है दोस्तों? आप लोग देखते होंगे यदि कोई प्रतिमा, जैसे अभी हाल ही में जो भगवान राम की प्रतिमा स्थापित हुई है, जो विग्रह स्थापित हुआ है, तो एकदम बहुत ही सफाई के साथ बनाया जाता है। चेहरा वगैरह देखिए कितना ज़्यादा मनमोहक है, मन मोह लेने वाला है। तो ऐसा कैसे होता है दोस्तों? इसमें ये होता है, पहले ये मूर्ति मोम पर बनाई जाती है, ठीक है। मोम पर क्या होता है? बढ़िया से आकार देना आसान रहता है। जो मूर्तिकार है वो मोम का इस्तेमाल करके मोम से पहले मूर्ति बनाता है, क्योंकि मोम बहुत मुलायम होता है तो आकार देना आसान रहता है। फिर क्या करता है? उसी मोम की मूर्ति पर रेत लगा देता है, मिट्टी लगा देता है, ठीक है। पूरा मिट्टी से उसको कवर कर देता है। फिर बाद में उस मोम की मिट्टी को, उस मोम की प्रतिमा को जो मिट्टी से ढकी हुई है उसको खूब तपाया जाता है, पकाया जाता है। पकाने के बाद दोस्तों उसमें छेद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? वो मोम जो है वो बाहर निकल जाता है। फिर जिस धातु की मूर्ति बनानी होती है उसी धातु को पिघलाकर जो मिट्टी का बचा हुआ खोल है उसमें डाल दिया जाता है। और जब डाल दिया जाता है तो ऊपर की मिट्टी को तोड़ दिया जाता है। बाद में जो अंदर धातु डाली जाती है वही प्रतिमा सामने आ जाती है, जो कि एकदम मनमोहक स्वरूप में होती है। तो इसी को कहते हैं लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि। वैक्स का मतलब यहाँ पर मोम है, लास्ट मतलब मोम खो जाता है। तो पहले प्रतिमा मोम की बनाई जाती है, लेकिन उस मोम को जो है बाद में निकाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2023, और इससे पहले वाले जन्म दिवस पर मोदी जी ने क्या किया था? जो कूनो नेशनल पार्क था वहाँ पर चीते जो हैं, नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा था। तो ये जो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती भी दोस्तों इसी दिन होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। डेट याद रखनी है, जन्मदिन है मोदी जी का। इसकी घोषणा कब हुई थी? 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, याद रखिएगा, केंद्र की योजना है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसके लिए प्रारंभिक बजट कितना रखा गया है? 13,000 करोड़ रुपए। मंत्रालय, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है दोस्तों? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, MSME मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी है। इसके साथ और कौन मिलकर काम करेगा? कौशल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो कुल 3 मंत्रालय जो है मिलकर काम करेंगे। विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन याद रखनी, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, ठीक है। सम्मान की भी बात इससे जुड़ी हुई है। सम्मान किनका दोस्तों? जो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा में दोस्तों 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है, जैसे नाव निर्माता, बढ़ई, नाई, मोची, मूर्तिकार, ये सब जो हैं राजमिस्त्री, इनको विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। तो कुल 18 पारंपरिक व्यवसाय इस योजना में शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। इसकी अवधि भी आपको याद रखनी है, 2023-24 से लेकर 2027-28, 5 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? जो व्यवसायी हैं उनको उनका कौशल निखारा जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कोई राजमिस्त्री है तो उसको करनी वसूली और जो होता है तामझाम वो उपलब्ध कराया जाएगा। जो जिस व्यवसाय से जुड़ा है उसको टूल किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों कोलेटरल फ्री ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। कोलेटरल फ्री मतलब किसी भी जमानत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि घर भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, तब भी
इनको लोन मिल जाएगा। इसकी दर कितनी होगी? तो 5%। कुल 3 लाख रुपए का लोन जो है प्रदान किया जाएगा। पहली बार में 1 लाख रुपए, जब इसको चुकता कर देंगे तो बाद में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से विश्वकर्मा योजना कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एबीडीएम माइक्रो साइट। यहाँ पर माइक्रो साइट का मतलब जो छोटे छोटे साइट मतलब स्थान से संबंधित है माइक्रो साइट। 27 सितंबर 2021 को मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या था? जो आयुष्मान भारत योजना है उसको डिजिटल रूप देना, जो भी अस्पताल वगैरह हैं वहाँ पर काम जो है वो ऑनलाइन होने लग जाए, यही इसका उद्देश्य था। 5 वर्षों के लिए इसको लॉन्च किया गया था और हाल ही में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं कि इसके 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तब दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन इसी उपलक्ष्य में किया गया। अच्छा, ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है एबीडीएम जो है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, यही दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन भी करती है। तो 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो ये प्रोजेक्ट 2021 में लॉन्च हुआ था, उन 100 में, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा उन 100 में पहली माइक्रोसाइट कहाँ स्थापित की गई है? तो मिजोरम के आइजोल में। आप सभी जानते हैं कि आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? मिजोरम। याद रखिएगा। क्या है? आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। जो निजी क्लिनिक हो गए, छोटे अस्पताल हो गए, इन सबको जो है एबीडीएम सक्षम बनाना है, मतलब डिजिटल रूप से सशक्त करना है। क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रयोगशालाएं और जो अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन सबको डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो मरीज हैं उनको आसानी हो सके, ज़्यादा भागना ना पड़े। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 कौन कराता है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। उद्देश्य क्या है? जो सिटीज़ हैं उनके स्मार्ट विकास को बढ़ावा देना। 2018 में ये पहली बार कराई गई थी और अब जो है इसके 4थे संस्करण को जारी किया गया है। कब? 2023 में। मंत्रालय बता ही दिया है, शहरी कार्य मंत्रालय। स्मार्ट सिटी की बात हो रही, सिटी का मतलब शहर से ही है, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसके तहत इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी नहीं भाई, सिटी, स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है। जबकि स्मार्ट सिटीज मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। तो जो राज्य है उसी का शहर है कौन? इंदौर। आप सभी जानते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश में ही है। तो जो विजेता शहर हैं दोस्तों, उन तीनों के नाम याद रखिए रैंक के हिसाब से। पहला स्थान इंदौर का, दूसरा स्थान सूरत का और तीसरा स्थान आगरा का। वायु सर्वेक्षण में आगरा का चौथा स्थान है, 5वां, ये भी याद रखिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। विजेता राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी। अमृत भारत स्टेशन योजना दोस्तों रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना है और इस योजना के आधार पर कुल 1309 रेलवे स्टेशन जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें से 156 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में चुने गए हैं, याद रखिएगा, मतलब उनको चिन्हित किया गया है। तो 1309 भी याद रखने हैं और 156 भी याद रखने हैं। बिहार वाले देख लें, बिहार के कुल 92 रेलवे स्टेशनों का चयन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। अगस्त 2023 में मोदी जी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, याद रखिएगा। तो शुरुआत 508 रेलवे स्टेशनों से की गई। इन 508 रेलवे स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 55 हैं, याद रखिएगा। तो कुल 1309 है और उनमें यूपी के 156 हैं, लेकिन शिलान्यास में यूपी के कितने हैं? तो 55। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जो यूएनडीपी है इसने 2010 से ही अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसे शामिल कर लिया था, तो ये वर्ष याद रखिएगा। इसके आधार क्या हैं, कितने आयाम हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के रहन सहन का स्तर। ऐसे ही दोस्तों ये तो वैश्विक लेवल पर बात हो गई। यूएनडीपी लॉन्च करता है किसके रूप में? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में लॉन्च करता है, उसके साथ लॉन्च करता है। लेकिन भारत में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है दोस्तों वो नीति आयोग जारी करता है। इसके भी वही आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, तीनों याद रखने हैं। लेकिन इसमें संकेतक कितने हैं? तो 12, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। 12 संकेतकों के आधार पर इसको लॉन्च किया जाता है। जुलाई 2023 में रिपोर्ट को जारी किया गया
और ये दूसरा संस्करण है। अब सवाल बनता है कि पहला संस्करण कब जारी किया गया, तो 2021 में। यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों पर आधारित है, याद रखिएगा, जो कि 2019 से 21 के बीच आधारित है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो NFHS 4 और 5 के मध्य जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, मतलब प्रगति दर्ज की गई। तो इस तरह से कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जहन में डाल लीजिएगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि 1516 से 1921 के बीच देश में 13.5 करोड़ या फिर 135 मिलियन लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य, तो सर्वाधिक गरीबी से मुक्त कहाँ हुए हैं लोग? उत्तर प्रदेश में, दूसरा स्थान बिहार का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का। ऐसे ही बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या जो पहले लगभग 25% थी वो घटकर कितनी रह गई है? 15% 2019-21 में। तो पीछे वाला आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 19-21 वाला जरूर याद रखिएगा। 14.96 है, लेकिन आप 15% याद रखिएगा इसको। इसके साथ ही भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लोग जो हैं उनमें बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में कितने परसेंट की कमी देखी गई? तो लगभग 10% की, ये भी याद रखिएगा। इस 10% में ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी कितनी रह गई है? तो लगभग 20%, 19.28। शहरी क्षेत्रों में कितनी रह गई है? तो लगभग 5%, मतलब 5.27। तो 20% और 5%। शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 20%, ग्रामीण क्षेत्रों में 10%, और टोटल बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लोग कितने हैं? 10%, ये भी याद रखिएगा। तो 10, 5, 20 का खेला है सब, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके साथ ही भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य जो है, जो पहले 0.117 हुआ करता था, वो अब 0.066 हो गया है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से जो गरीबी से निजात मिलने की ये उपलब्धि है, इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो SDG लक्ष्य हैं, जो कि पहला ही है गरीबी, उसको प्राप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ पर इनकी गलतियाँ हैं, उनको हम लोग सुधार लेते हैं। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? एकदम याद रखना है, सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी बिहार में है। वहाँ की 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी मतलब कई तरह की गरीबी, खाने पीने को चीज़ें नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, और पढ़ाई के साधन नहीं है, आजीविका के साधन नहीं है, ये सब मिला के कुल 12 संकेतक हैं ऐसे। ठीक है, पेयजल की उपलब्धता नहीं है, तो इन्हीं सबको मिला के बहुआयामी गरीबी का रूप दिया जाता है, इन्हीं सब की कमी को। तो बिहार में 50% से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त हैं। तो ये परसेंट बिहार वाले याद रखिएगा, 51.89 या फिर 52%। दूसरा स्थान झारखंड का है। तीसरा स्थान दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का है। चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है। 5वां स्थान मेघालय का है। 5 तक नहीं पूछेगा, पहला दूसरा तीसरा याद रख लीजिएगा। तीसरे पर हमारा उत्तर प्रदेश है। यही चीज़ें इन्होंने गलत यहाँ पर दे दी हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है? MPI मल्टी पॉवर्टी जो इंडेक्स है, अरे यार, बहुआयामी गरीब जनसंख्या कितनी है? 37.68%। इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा ही ठीक है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादर नागर हवेली और दमन दीव ये सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त हैं, याद रखिएगा। पुदुचेरी में सबसे कम गरीबी है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा और भ्रमित कर दिया है। यहाँ पर इधर हमने देखिए संख्या के आधार पर यहाँ पर देखा था, इसको छोड़ ही दीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, हटाइए। जितना आपको बता दिया है वही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं उनमें देखते हैं सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले कौन से हैं। तो बहराइच, और सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला है गाजियाबाद। बहराइच आप सभी जानते हैं नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ ज़िला है। ठीक है, वहाँ पर चीज़ें उतनी उन्नत है नहीं, लेकिन गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ ज़िला है, लगभग दिल्ली वाले क्षेत्र में पड़ता है, नोएडा वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं। जब रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे तो लोगों की कमाई अधिक होगी, और जब कमाई अधिक होगी तो गरीबी कम होगी। तो गाजियाबाद में सबसे कम बहुआयामी गरीबी है, बहराइच में सर्वाधिक है। श्रावस्ती में साक्षरता भी कम है और बहुआयामी गरीबी के मामले में दूसरे स्थान पर है। लखनऊ जो है गाजियाबाद के बाद दूसरे स्थान पर है। कितनी जनसंख्या लखनऊ की गरीब है? तो 8.48%, मोटा मोटी 9% आप याद रख सकते हैं। तो 2-3 आंकड़े हैं, एक 5% हो गया, 9% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा खेला है, याद रखिएगा। इस तरह की चीज़ें जब दिमाग में डाल लेते हैं तो तुक्के ठीक हो जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज जिला है, जहाँ महाराज भगवान की अनुभूति हो रही है नाम में ही, तो वो जो है बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला जिला बना है।
तो 3 तो आपको याद रखना ही है। बहराइच सर्वाधिक गरीबी, गाजियाबाद सबसे कम, महाराजगंज में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई। लखनऊ का भी याद रखना है। वैभव फेलोशिप योजना 2020 में दोस्तों वैभव सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वैभव की बात करें तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्रवासी और जो निवासी भारतीय शोधकर्ता, वैज्ञानिक, शिक्षाविद थे, ये सब इकट्ठे हुए थे और जो है बातचीत की इन्होंने। अब जो है सरकार क्या कर रही है, हाल में क्यों चर्चा में रहा है, इसी वैभव कार्यक्रम को लागू करने के लिए। जैसे पिछला सम्मेलन हुआ, सरकार चाहती है कि इस तरह के सम्मेलन होते रहें और वैभव के तहत जो प्रोग्राम है वैभव, उसके तहत जो विदेशी वैज्ञानिक हैं, जो भारतीय मूल के हैं, वो भारत में आएँ और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं शिक्षण संस्थानों में, उनको नए गुर सिखाएँ, तकनीकी सिखाएँ और अनुसंधान को बढ़ावा देने के नए-नए जो आइडिया हैं वो सुझाएँ। तो इसी के लिए वैभव फेलोशिप को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य इसका यही है, 18 ज्ञान कार्य क्षेत्रों में काम करने के लिए जो भारतीय मूल के अन्य जो वैज्ञानिक हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय वैज्ञानिकों पर ही अलग से पैसा खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक जो है ना, उनका रुतबा भी कम है और पैसा भी कम है। कोई भी विदेशी जैसे अमेरिका अगर बुलाना चाहे, वो तो हमारे वैज्ञानिक इतने ज़्यादा समर्पित हैं, देशभक्ति की भावना कूट-कूट के भरी हुई है, जो नहीं जाते। नहीं तो अमेरिका इतना प्रलोभन दे सकता है कि उनको अपने पास बुला ले। गुमनामी की ज़िंदगी जीते हमारे यहाँ वैज्ञानिक। आप रॉकेटरी फ़िल्म देखिएगा, उसमें चीज़ों का अनुभव होगा, किस तरह से जो है वैज्ञानिक लगे रहते हैं, दिन-रात लगे रहते हैं। तो वैज्ञानिक हमारे कम नहीं है, देखिए नए-नए मिशन लॉन्च कर दे रहे हैं, बहुत ही कम पैसे में लॉन्च कर दे रहे हैं। बस ज़रूरत है उनको प्रसन्न रखने की, उनको जो है सिक्योरिटी वगैरह बढ़िया से दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, ताकि वो और उत्साह के साथ काम कर सकें। खैर ये प्रयास भी सरकार का ठीक है। तो इसका उद्देश्य वही है कि भारत में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं और जो अन्य संस्थान हैं जो रिसर्च से संबंधित हैं, उनमें रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। कुल 18 क्षेत्र पहचाने गए हैं, जिनमें कृषि भी शामिल है, याद रखिएगा। माहिर मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च क्या है दोस्तों? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका शुभारंभ कर दिया गया है। किसने किया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? 2023-24 से लेकर 2027-28 के बीच 5 वर्षों की अवधि में जो हमारी विद्युत क्षमता है उसको बढ़ाना। ठीक है, सीधी सी बात यही है, जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है मिशन माहिर। और ये जो 2023-24 से लेकर 2027-28 तक की अवधि है, ये विश्वकर्मा योजना की भी अवधि है, याद रखिएगा। तो माहिर और विश्वकर्मा योजना दोनों की अवधि सेम है। माहिर के लिए जो एक सचिवालय बनाया जाएगा, वो कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु में, याद रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट जारी कौन करता है? तो फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको प्रतिवर्ष जारी करती है। 2019 में ये पहली बार जारी किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया जाता है, और इस बार भी 7 जून को ही इसका 5वां संस्करण जारी किया गया। तो 2019 में पहला और 23 में 5वां संस्करण जारी किया गया। उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा के जो मानदंड हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनमें जो प्रदेश या फिर यूटीज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं उसको मापना इसका उद्देश्य है। तो पहला स्थान केरल को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान पंजाब को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन बन सकता है यूपी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यूपी को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो केरल, पंजाब और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, 19वें स्थान पर बिहार वाले रट लें, 19वां स्थान बिहार का है, चौथा स्थान मध्य प्रदेश वाले रट लें। यूपी वाले बस पहला दूसरा देखें और यूपी का देख लें। छोटे राज्यों में दोस्तों गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में मिजोरम को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यूटीज में जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और लक्षद्वीप जहां पर मोदी जी गए हैं उसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो मैप में एकदम ऊपर है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और जो मैप में नीचे है, एक तरह से लक्षद्वीप को नीचे ही मानेंगे, उसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हो गई यूटीज की बात। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, जिसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक कहते हैं, स्कूली शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों को जांचने के लिए और उनको उत्प्रेरित करने के लिए इस इंडेक्स को डिजाइन किया गया था। और अभी जो है इससे संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए गए, जिनमें 10 ग्रेडों को शामिल किया गया। उनमें जो उच्चतम ग्रेड है, मतलब ऐसा राज्य जो शिक्षा की बेहतर प्रणालियों को अपना रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको उच्चतम ग्रेड, जिसका नाम था दक्ष, उसमें शामिल होना था, लेकिन इसमें कोई शामिल नहीं हो पाया। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद निचला इंडेक्स है वो है उत्कर्ष, उसमें भी कोई राज्य या फिर यूटी शामिल नहीं हुआ है। फिर है उससे नीचे वाला
उससे नीचे वाला अति उत्तम, उसमें भी कोई शामिल नहीं हुआ है। उत्तम में भी कोई शामिल नहीं हुआ। फिर प्रचेष्ट, उसमें भी कोई शामिल नहीं हुआ है। प्रचेष्ट 2 में चंडीगढ़ और पंजाब शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। प्रचेष्ट 3 में केरल को जगह मिली है। तो जो केरल जहाँ साक्षरता सर्वाधिक है वो भी इस इंडेक्स में, ग्रेडिंग सिस्टम में चंडीगढ़ और पंजाब से नीचे आ गया, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को और बिहार को, दोनों को, और उसके साथ साथ और जो छोटे मोटे राज्य हैं उन सबको आकांक्षी 2 जो ग्रेड है वो प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले याद कर लें आकांक्षी 2। तो चंडीगढ़ और पंजाब का याद कर लेना है, प्रचेष्ट 2, और उत्तर प्रदेश और बिहार का आकांक्षी 2, दोनों ग्रेड याद रखने हैं। दक्ष में किसी को स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहला संस्करण इसका 2016 में जारी हुआ था, और इस बार जो संस्करण जारी हुआ है वो 8वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें देश के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया जाता है और रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो हम समग्र श्रेणी को ही पढ़ेंगे। इस बार कृषि और संबद्ध क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। समग्र श्रेणी की बात करें तो लगातार 5वें वर्ष IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो IIT कानपुर है उसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो टॉप 10 में उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर एकमात्र शामिल होने वाला शिक्षण संस्थान है। बिहार का जो पटना है उसको 66वीं रैंक प्राप्त हुई है, ये बिहार वाले याद रखें। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। नए संसद भवन के उद्घाटन को देखते हैं दोस्तों। पहले पुराने के बारे में जान लेते हैं। जो पुराना संसद भवन था उसको एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने मिलकर तैयार किया था, जिसका उद्घाटन 1931 में किया गया। और अब जो है नया संसद भवन बन गया है, उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी ने किया। कब? जिस दिन BD सावरकर जी की जयंती थी। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या हो गया? संविधान भवन, याद रखिएगा। संविधान भवन, पुराने का नाम आपको याद रखना है। तो नए वाले का उद्घाटन मोदी जी ने 28 मई को किया, और इसी अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। और इसी अवसर पर स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सेंगोल, काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, सेंगोल को स्थापित किया। नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद स्थित एक कंपनी HCP डिजाइन ने तैयार किया है, याद रखिएगा। त्रिभुजाकार आकार में इसको बनाया गया है और ये 4 मंजिला भवन है, याद रखिएगा। इस भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये भी याद रखना है। लोकसभा में कुल कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है बैठने की? कितने लोगों के बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था की गई? तो 888 सीटें। और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। मतलब जो आंतरिक हिस्सा है लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा में नेता बैठते हैं और नेता करते हैं मौज, ठीक है, ज़्यादा संख्या में नेता बैठते हैं। तो वो गाना है ना एक, मेरे हेबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, ठीक है। तो अब ये मत पूछिएगा कि हेबड़ा क्या होता है। तो ये जो नेता हैं बैठकर मजा लेते हैं किसका? मोर के नाच का। और ऐसा माना जाता है कि जो राज्यसभा है वहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग से ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। हम लोग जानते भी हैं 12 क्षेत्रों से जो है राज्यपाल, जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो मनोनीत करते हैं। तो एक प्रबुद्ध वर्ग रहता है, तो उसका संबंध कमल से है। तो जो राज्यसभा का आंतरिक जो थीम है वो कमल पर आधारित है, याद रखिएगा। और संसद के भवन के प्रांगण में बरगद के वृक्ष को रोपा गया है, ये भी याद रखिएगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। सेंगोल के बारे में समझ लेते हैं। ये दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पूर्व संध्या के समय बनाया गया था। तमिल अधीनम नाम का एक धार्मिक मठ है, उसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। तो नेहरू जी ने जो है इसको इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया था, और अभी जो है हमारे मोदी जी जो हैं उसको संसद भवन में स्थापित करा दिए हैं। भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को जो है नक्काशी के माध्यम से सेंगोल के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। चोल राजा जो कि तमिलनाडु में हुआ करते थे, उनके शासनकाल में जब एक राजा को दूसरा राजा प्रतिस्थापित करता था, तो एक राजा जो नया राजा आता था उसको सौंप दिया जाता था। तो ये सेंगोल की स्वीकृति जो है उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। एक तरह से जो नया राजा आता था वो ये मानता था कि हमको ये सेंगोल मिल गया है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपने पद का निर्वहन करूंगा। वो बात अलग है कि हमारे संसद भवन में सेंगोल स्थापित हो गया है, लेकिन जो नेता हैं वो आए दिन गाली गलौज तक करते हैं, तब उनका उत्तरदायित्व जो है वो घास चरने चला जाता है। खैर, उड़ान 5.2 2016 में दोस्तों उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। पहली बार देश में
2016 में पहली बार देश में नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई गई थी और इसी पॉलिसी के तहत 2016 में ही उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें दोस्तों आई थिंक कि 2400 या 2600 रुपये प्रति घंटे के किराए के द्वारा जो है आम आदमी भी जो हवाई जहाज़ है उसकी यात्रा हवाई जहाज़ से यात्रा कर सकता था। तो ऐसा माना गया कि जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं, वो भी अब यात्रा कर सकेंगे। तो जो ऐसे क्षेत्र जो हवाई पट्टियों से नहीं जुड़े थे उनको भी जोड़ने के लिए उड़ान योजना को लाया गया और कम पैसे वाले लोग जो हैं उनको भी यात्रा करने के लिए जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया। तो जो गाँव में बुधई और बुधा नंबरी वगैरह हुआ करते हैं, वो अगर मन करें कि हमको चिलगाड़ी में एक बार बैठना है तो 2600 रुपये जुटा के एक बार चिलगाड़ी का आनंद ले सकते हैं। तो 2016 में उड़े देश का आम नागरिक की शुरुआत की गई। पहली उड़ान जो है शिमला से दिल्ली के बीच रखी गई और इसी का जो है उड़ान का ही उन्नत रूप है क्या, उड़ान 5.0। बस इतनी सी बात है, याद कर लीजिएगा। मतलब उसका और विस्तार कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। जुलाई 2023 में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि नागर विमानन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में खजुराहो में हैली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया और वहीं पर उड़ान 5.0 को लॉन्च किया, याद रखिएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव देखते हैं दोस्तों। 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। कुल कितनी सीटें हैं तो 224 सीटें हैं, याद रखिएगा। और 224 सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, राहुल गांधी वाली, उसने जो है बहुमत प्राप्त किया, 135 सीटें प्राप्त की। तो उसी पार्टी का जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनका नाम है सिद्धरमैया, याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री बनाने का तो चलन ही चल पड़ा है, आपको उप मुख्यमंत्री याद नहीं रखना है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसके साथ साथ जो इंडियन नेवी है, दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और इसी का परिणाम था कि मई 2023 में एक अभियान के तहत 2500 किलोग्राम का मेथेम्टामाइन नाम का जो मादक द्रव्य है, पदार्थ है, वो जब्त किया गया। तो ये क्वांटिटी छोड़ दीजिएगा लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा, मेथेम्टामाइन। मेथेम्टामाइन नशीली पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती मानी जाती है। ये क्या है, अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है और आप सभी जानते हैं कि डोपामाइन जो है शारीरिक गतिविधि और आनंद की अनुभूति कराने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। यहीं पर बात कर लेते हैं स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज की। ये आपको मैं अचूक मारक सामग्री में भी करा चुका हूँ। ये दोनों अफीम उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित हैं। एक तो हो गया MLT, M का मतलब है म्यांमार, L का मतलब है लाओस और T का मतलब है थाईलैंड। तो एक गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं। ये अफीम का उत्पादन करते हैं। ये तो हो गए भारत के पूर्व में, और जो भारत के पश्चिम में हैं उनके लिए ट्रिक बताई थी, अफीम इन पॉकेट, ईम इन पॉकेट, ठीक है, पॉकेट। तो अफ का मतलब अफगानिस्तान, ईम का मतलब ईरान और पॉकेट का मतलब पाकिस्तान। तो ये 3 देश जो हैं वो गोल्डन क्रास्ट का निर्माण करते हैं, क्रिस्ट का, अफीम के उत्पादन से ही संबंधित हैं। वायुसेना विरासत केंद्र भारत का पहला स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? इसका उद्घाटन हो गया है। राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया है। कहाँ? चंडीगढ़ में। इसी के साथ एक और फैक्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं। भारत का पहला नौसैन्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। मणिपुर हिंसा देख लेते हैं दोस्तों। 3 राज्यों नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ जो है मणिपुर सीमा साझा करता है। पहले मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर में 16 जिले हैं, ये भी याद रखना है। इन जिलों को पहाड़ी और घाटी में विभाजित किया गया है। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है। इन 5 जिलों पर जो पहाड़ी हैं वहीं पर अल्पसंख्यक जो पिछड़ा हुआ जो जातियों का समुदाय है, जनजातियों का समुदाय है, वो निवास करता है और बाकी जो है घाटी में निवास करते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, गांव में अक्सर जो छूत वर्ग होता है उसको गांव के किनारे कहीं छोड़ दिया जाता है, एकदम अलग थलग कर दिया जाता है उसको। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर है। जो पहाड़ी जिले हैं उनकी संख्या 5 है, वहीं पर अत्यधिक पिछड़े ट्राइब्स जो हैं वो रहते हैं। कहाँ के? मणिपुर के। तो मणिपुर में 3 जातियाँ पाई जाती हैं, जनजातीय समूह पाए जाते हैं, मैतेई, नगा और कुकी। तो मैतेई जो हैं वो घाटी में रहते हैं जिनकी संख्या अधिक है, जबकि कुकी जो हैं वो पहाड़ियों पर रहते हैं। इसके साथ ही नगा भी पहाड़ियों पर ही रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जो घाटी वाले हैं ये तो हैं बहुसंख्यक, और जो ऊपर पहाड़ी पर हैं कुकी, कुकी जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। वहाँ पर पहाड़ी पर जो कुकी हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो इन मैतेई समुदाय के लोग जो घाटी में रहते हैं,
ये कहते हैं कि हमको एसटी में शामिल कर लिया जाए, जबकि ये ओबीसी में है, याद रखिएगा। ओबीसी और एससी में आते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमको एसटी का दर्जा दे दिया जाए ताकि जो आरक्षण वगैरह है वो सब और जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं वो सब इनको भी मिल सके। तो इसी बात का विरोध जो है वो पहाड़ी जिलों में रहने वाली जो जनजाति है कुकी, उसने किया। तो उसी के खिलाफ ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने जो है एक रैली निकाली। उसी रैली में सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या, वो सच घटना थी, वीडियो के माध्यम से वायरल हुई कि महिला को जो है, कुकी समुदाय की महिला को जो है सड़क पर नग्नावस्था में घुमाया गया और उसके शरीर से छेड़खानी की गई। यही घटना थी। तो इसी के जवाब में वहाँ पर हिंसा भड़क उठी। गौरतलब है कि जो मैतेई है उसको पहले जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन बाद में जो है उसका ये दर्जा छिन गया था। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा। उसके अन्य 2 सदस्य कौन है? हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर। सदस्य आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अजय लांबा को याद रखिएगा। और वहीं पर जो हिंसा हुई, उस हिंसा के लिए शांति समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? जो मणिपुर की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, उनकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया। उसके एक सदस्य जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, वो भी हैं। मणिपुर में शांति समझौता दोस्तों किसके बीच हुआ? तो यूएनएलएफ, मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार, तीनों के बीच शांति समझौता हुआ है। यूएनएलएफ क्या है? यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, जो वहाँ का एक चरमपंथी हिंसा वाला हथियारबंद एक समूह था, उसने जो है हिंसा को छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। तो यूएनएलएफ किससे संबंधित है? मणिपुर से, याद रखिएगा। और ये घाटी में काम करता था। सबसे पुराना हथियारबंद समूह है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो यूएनएलएफ को भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण जो है दोस्तों, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जो नेशनल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को अंजाम देने वाली जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, जो कंपनियां हैं, वो कितना इनोवेशन करती हैं, उसका सर्वे जो है वो किया जाएगा। इस सर्वे को कौन कौन करता है? तो भारत सरकार करती है। उसके साथ ही यूएन की एक संस्था है यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों जो हैं इस सर्वेक्षण को करती हैं। इसका उद्देश्य आपको बता ही दिया है, जो कंपनियां हैं उनके नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो ज़्यादा नवाचारों के लिए काम करती हैं? तो उसमें कर्नाटक पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार अंतिम स्थान पर है। भारत में जल निकायों की पहली बार गणना हुई है। जो भी ताल तलैया पोखर वगैरह हैं उन सब की गणना पहली बार की गई है। किसने की है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जो है इसको जारी किया है और कहा है कि देश में कुल 24,540 जल निकाय हैं और इन 24,540 जल निकायों में, वाटर बॉडीज में, लगभग 97% ग्रामीण क्षेत्रों में है और महज 3% शहरी क्षेत्रों में है। सर्वाधिक वाटर बॉडीज वाले 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। इनको ग्रामीण और शहरी में बांट कर देखा गया है। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक वाटर बॉडीज कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। तो ग्रामीण वाला विशेष रूप से याद रखिएगा। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पश्चिम बंगाल दोनों ही मामलों में पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या कितनी है? तो 24, 50, 87 याद रखिएगा। और यहाँ पर भी लगभग 98% जो जल निकाय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 2% वो शहरी क्षेत्रों में हैं। तो पूरे भारत की बात करें तो 97% और 3% की बात हो रही है, लेकिन यूपी में जो है 98% और 2% की बात हो रही है। तो भ्रमित मत होइएगा। जल बजट को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। इसका उद्देश्य क्या है? जल की आपूर्ति, जल के मोचन, मतलब आपूर्ति और जल डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, सप्लाई और डिस्चार्ज का मूल्यांकन जो है इस बजट के माध्यम से किया जाएगा ताकि जल प्रबंधन बेहतर हो सके। तो जो पिनराई विजयन है, जो वहाँ के सीएम, उन्होंने पहला जल बजट प्रस्तुत किया, याद रखिएगा। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ, याद रखिएगा। इससे पहले दोस्तों और इस सम्मेलन में ताजिकिस्तान और नीदरलैंड ये दोनों सह मेजबान रहे, याद रखिएगा। 1977 में अर्जेंटीना में इससे पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तब से जाकर अब हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों ने जो चिकित्सा उपकरण हैं उनसे संबंधित पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? 3 प्रदेश जिनके नामों में प्रदेश है वो तीनों इसमें शामिल हैं, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इकलौता तमिलनाडु है जिसमें प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है। तो कुल 4 जो हैं चिकित्सा उपकरण पार्क जो हैं स्थापित किए जाएंगे। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को मोदी जी ने मंजूरी प्रदान की।
इस नीति के तहत जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 2030 तक जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जिनका जो व्यापार है दोस्तों वो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, उसको 2030 तक बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। और निर्यात संवर्धन परिषद जो है इन्हीं चिकित्सा उपकरणों के लिए स्थापित की गई है, ये भी याद रखिएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अरगम गांव जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। इंडियाज लार्जेस्ट बुक विलेज बन गया है। और ये काम जो है एनजीओ सरहद और जम्मू कश्मीर सरकार दोनों ने मिलकर किया है, याद रखिएगा। और यहीं पर एक पॉइंट और याद रखना है, हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ? यूके में। इससे संबंधित एक और फैक्ट है, भिलार जो कि महाराष्ट्र में है, वो देश का पहला पुस्तक गांव के रूप में घोषित किया गया था 2017 में। तो ये पहला था, लेकिन जो हम लोग पीछे पड़े हैं जम्मू कश्मीर वाला वो सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ऐसे ही झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला बना है, जामताड़ा। इस नाम से शायद एक वेब सीरीज भी आई है। केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया, याद रखिएगा। वाचन होना चाहिए यहाँ पर। खैर, अरावली ग्रीन बाल परियोजना, जैसा कि नाम से जाहिर है, ग्रीन बाल एक हरी दीवार, पेड़ पौधों की एक दीवार टाइप की संरचना बनाई जाएगी। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है 4 राज्यों में फैली है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, चारों को याद रखना है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और हाल फिलहाल में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो भूपेंद्र यादव है, जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने अरावली ग्रीन बाल परियोजना का शुभारंभ किया। कहाँ से? हरियाणा के टिकली गांव से। कब? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और इसका उद्देश्य क्या है? जो अरावली पर्वत है उसके आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर क्षेत्र के तौर पर हरित बनाया जाएगा। जो क्षेत्र है 5 किलोमीटर का दायरा पेड़ पौधों से युक्त कर दिया जाएगा, ताकि जो क्षरण वगैरह है पर्वत का वो ना हो सके, अपरदन वगैरह ना हो सके। बस यही इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब से कब तक के लिए जारी की गई है? अवधि याद रखिएगा, 2022 से 27 के लिए। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है। इसे 20% तक लाने का लक्ष्य जो है वो इस नीति में रखा गया है, याद रखिएगा। इसको जो है यूपी के जो खाद्य प्रसंस्करण है यूपी में, उसको तृतीयक स्तर का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसका क्रियान्वयन अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। आपको ऊपर ही बता दिया है। जो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, उसको अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के आधार पर यह काम इलेक्शन कमीशन करता है, याद रखिएगा। और उसके लिए निर्धारित मानदंड क्या है? मतलब कोई पार्टी कब राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त करती है, उसके क्या मानदंड हैं? पहला, लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उनमें उस राजनीतिक दल को किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त हो, और उसके साथ ही लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें उसने जीती हों। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी है लोकसभा के ऊपर, देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों की बात हो रही है। दूसरी कंडीशन में केवल लोकसभा की बात हो रही है, उस पार्टी ने पिछले आम चुनावों में कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें जीती हों, और इसके साथ ही 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी जो हैं लोकसभा में निर्वाचित हुए हों, याद रखिएगा। 2% सीटों की बात हो रही है यहाँ पर, 2% सीटों की बात हो रही है, 2 सीटों की बात नहीं हो रही, फिर कंफ्यूज हो जाएं आप। तीसरी कंडीशन है उस दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो जो आम आदमी पार्टी है वो 3rd कंडीशन को ही फुलफिल कर रही है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन यदि कोई पार्टी फुलफिल करती है तो वो नेशनल पार्टी का दर्जा पा जाएगी। तो राष्ट्रीय दल का नेशनल पार्टी का दर्जा जो है आम आदमी पार्टी को प्रदान किया है इलेक्शन कमीशन ने, और उसी के साथ जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है वो, उसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और तीसरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इनका जो है नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। तो पहले 8 थी, 8 में एक और शामिल हुई आम आदमी पार्टी, तो 9 हो गई, और 9 में से 3 निकल गई। कौन कौन सी? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो कुल कितनी बची हैं? अभी 6 बची हैं। इन 6 को याद कर लेना है।
कौन कौन सी हैं? 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो कुल 6 हैं। आम आदमी पार्टी ने जो तीसरी कंडीशन वो कैसे फुलफिल की? क्योंकि गुजरात में दोस्तों आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, आप सभी को पता है, भगवंत मान वहाँ पर सीएम हैं। उससे पहले पंजाब में भी, अरे भाई कहाँ पर गड़बड़ हो गया, पंजाब में भगवंत मान है, गुजरात में उसने जो है स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली, सीटें जो है ज़्यादा जीत ली। गोवा में पहले से उसको दर्जा प्राप्त है स्टेट पार्टी का, और दिल्ली में तो पहले से ही है। तो कुल 4 राज्यों में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, इसलिए अब उसको नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दोस्तों, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? जो सीमा पर हमारे गाँव हैं जिनमें संख्या छिटपुट है, मतलब कम जनसंख्या है, उनका विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया, ताकि जो हमारे सीमावर्ती गाँव हैं उनमें चहल पहल बनी रहे और चाइना जैसे जो देश हैं वो खाली पाकर वहाँ पर कब्जा ना कर लें, इसीलिए इनका विकास किया जाएगा। 10 अप्रैल 2023 को अमित शाह ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। जब लॉन्च किया, सीमावर्ती गांवों से संबंधित ये प्रोग्राम है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी ऐसे ही राज्य में इसकी शुरुआत की गई होगी। तो ऐसे राज्य में शुरुआत की गई जो अक्सर विवाद में रहता है। तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से उसके अंजाम जिले से किबुतु नामक गाँव से इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। 15 फरवरी को इसको मंजूरी दी गई थी, लेकिन 10 अप्रैल को इसको लॉन्च कर दिया है अमित शाह ने, याद रखिएगा। केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए जारी रहेगी। कुल 4 राज्य हैं जो सीमावर्ती हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इनके गाँवों को इसमें शामिल किया जाएगा। कुल 662 गाँवों की पहचान की गई है। मूल स्थान पर रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनका पलायन रुक सके, और जब पलायन रुकेगा तो हमारी सीमा सुरक्षा जो है वो बढ़ेगी। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तीनों की सीटें आपको याद रखनी हैं। और मुख्यमंत्री, मेघालय दोस्तों कुल 60 सीटें हैं। कोनराड संगमा जो हैं नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित हैं, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त है, वो यहाँ के सीएम बने हैं, याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री बनने का तो चलन ही चल गया है। इक्का दुक्का राज्य अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं सब में कोई ना कोई उप मुख्यमंत्री बना है। नागालैंड की बात करें तो कुल 60 सीटें, और 60 सीटें जीत कर दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। और इसी चुनाव में नागालैंड में ही कोजेतो केनिमी, इनको छोड़िएगा, यहाँ पर पहली बार कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। उनका नाम क्या है? जखालू, हेकानी जखालू। इसके साथ ही एक और महिला चुनी गई हैं, उनका नाम है सलाहो तुआनु क्रूज। तो कुछ याद ना रहे, जखालू याद रखिएगा और क्रूज, ये 2 पहली बार महिलाएं जो हैं वो विधायक बनी हैं। कहाँ? नागालैंड में। तो नागालैंड में भी 60 सीटें हैं और मेघालय में भी 60 सीटें हैं। और इसके साथ ही दोस्तों त्रिपुरा में भी कुल 60 सीटें हैं। तो तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। तो नागालैंड में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? नेफ्यू रियो, याद रखिएगा। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी 60 सीटें हैं, और यहाँ पर माणिक साहा जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। किस पार्टी से हैं? तो इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उद्देश्य क्या है? वही किस तरह से नागरिकों को जस्टिस प्राप्त होता है राज्यों में, उसका आकलन करने के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2023 अप्रैल में इसको जारी किया गया। ये तीसरा संस्करण है। इसको कौन जारी करता है? दक्ष और छोटे मोटे और जो संस्थान हैं, जस्टिस और ये विधि सेंटर वगैरह, ये सब मिलकर इसको तैयार करते हैं। दक्ष का नाम याद रखिएगा। ये तीसरा संस्करण है। अब सवाल बनता है पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। और 2019 में ही दोस्तों फास्ट ट्रैक की अवधारणा लाई गई थी। ये आपको घटनासार में बताया है। फास्ट ट्रैक जो कोर्ट हैं उनकी अवधारणा लाई गई थी, और हाल ही में मोदी जी ने उस परियोजना को जो है अगले 3 साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच और उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में 2 राज्यों में, 2 श्रेणियों में, बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में बांटकर जो है ये रैंक प्रदान की जाती है। कुल कितने संकेतक? ये भी याद रखना, 102 संकेतक शामिल किए जाते हैं। पहला स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो अंतिम पायदान पे है, 18वीं रैंक उसको मिली है, याद रखिएगा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु ये पहले और दूसरे स्थान पे हैं। बिहार वाले देख लें, बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति में है। 17वां स्थान पश्चिम बंगाल को, और 18वां और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। MV गंगा विलास दोस्तों एक विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी क्रूज है। एक जहाज है टाइटैनिक जैसा मज़ेदार जहाज,
ठीक है, लोगों को यात्रा कराने के लिए जहाज है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 कब लागू किया गया? 12 अप्रैल 2016 को। देश में कुल कितने जलमार्ग हैं? तो 111 जलमार्ग हैं, याद रखिएगा। 106 नए हैं, 5 पहले से चल रहे हैं। अब जो बात है वो करंट अफेयर्स की देखते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज को झंडी दिखाई? कब? 13 जनवरी को। याद रखिएगा, योगी जी ने झंडी नहीं दिखाई है। कहाँ से कहाँ तक? तो बनारस से वाराणसी से कहाँ तक? असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील तक, याद रखिएगा। कुल कितनी यात्रा की इसने? 3200 किलोमीटर। कौन कौन से जलमार्गों पर यात्रा की? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो कि धुबरी से सादिया तक है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो पूर्णतः ब्रह्मपुत्र नदी में है, याद रखिएगा। तो इन 2 जलमार्गों के माध्यम से 3200 किलोमीटर की यात्रा जो है वो एमवी गंगा विलास ने पूरी की, और इस दौरान ये 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरा, याद रखिएगा। इसका संचालन जो है निजी कंपनी अंतारा रिवर्स क्रूज के द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई 62.5 मीटर, चौड़ाई 12.8 मीटर, याद रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो केरल उच्च न्यायालय बना है। कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं? 22 क्षेत्रीय भाषाएं। इन्हीं भाषाओं में निर्णय देने वाला जो उच्च न्यायालय बना है वो कौन बना है? केरल उच्च न्यायालय। डी वाई चंद्रचूड़ जी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर पहले जोर दिया था, तो उसी क्रम में केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है। उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अनुवादित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। किनकी अध्यक्षता में? अभय ओका, ये भी याद रखिएगा। तो केरल ने दोस्तों किस भाषा में निर्णय प्रकाशित किया? तो मलयालम में, याद रखिएगा। और ये जो 22 भाषाएं हैं ना जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, इनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। अक्सर भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अंग्रेजी और भोजपुरी दोनों शामिल नहीं है। फिर ताव में आके कर दो, भोजपुरी वाले तो कर ही देंगे। हुबली जंक्शन दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इस जंक्शन पर घोषित किया गया है। सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन इसका पूरा नाम है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे मंडल का ये हिस्सा है, याद रखिएगा। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित है। इसकी जो प्लेटफॉर्म संख्या 8 है उसको विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है, जिसके चलते इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। मोदी जी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 1507 मीटर। इससे पहले दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, जिसकी लंबाई रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। तो उसको जो है हुबली जंक्शन ने पीछे कर दिया है, याद रखिएगा। विदिशा जो है दोस्तों 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। 112 सर्वाधिक अल्प विकसित ऐसे जिले जो बहुत कम विकसित हुए हैं, उनको विकसित करने के उद्देश्य से मोदी जी ने 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। तो पूछा जाए कब किया? 2018 में शुरू किया। किस लिए? अल्प विकसित जिलों के विकास के लिए। तीसरा, कितने जिले शामिल किए गए? तो कुल 112 जिले शामिल किए गए। उनमें यूपी के कितने हैं? तो 8 जिले। ठीक है, ये वही जिले होंगे जहाँ विकास कम हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर इनमें नहीं होंगे, ना ही लखनऊ होगा, ना ही गाजियाबाद होगा। तो वही पिछड़े जिले होंगे, जैसे बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। भारत का पहला आकांक्षी जिला कौन बन गया है 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाला? तो विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। तो 112 में से कोई एक है, कौन? विदिशा, जो पहला आकांक्षी जिला बना है जिसने 5G का उपयोग किया है। कोल्लम दोस्तों ये केरल का एक जिला है। अभी क्यों चर्चा में रहा है? पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। यहाँ के जो लोग हैं उनको संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये सब छोटी मोटी इनसे संबंधित जानकारियाँ जो हैं इनको प्राप्त हैं। बस इतनी सी बात है। कोल्लम जिला, कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान, उसका नाम क्या? दी सिटीजन 2022। तो याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि दी सिटीजन 2022 किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। क्या है? संविधान साक्षरता अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र, एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है। मतलब हम ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे 2047 तक। इसी के साथ भारत ने स्वयं को 2037 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला राज्य
वाला देश घोषित करने का निर्णय लिया है, लक्ष्य निर्धारित किया है 2070 तक। अभी क्या बात है, 4 जनवरी 2023 को मोदी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई। इसके जो लक्ष्य हैं वो याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता को हमें स्थापित करना है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। तो 125 गीगावाट, 5 मिलियन मीट्रिक टन, ये भी याद रखना है। और इसी के साथ वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी भी आएगी। कितने मिलियन मीट्रिक टन की? 50 मिलियन मीट्रिक टन। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना भी इसका एक उद्देश्य रखा गया है। और बाकी उद्देश्य आप गैस कर ही सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता हमारी कम होगी, हमारा आयात कम होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारा बढ़ेगा। इसके साथ ही निवेश के अवसर जो हैं वो पैदा होंगे, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम होगा, तो ये सब जो है इसके फ़ायदे होंगे। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है। हरित हाइड्रोजन दोस्तों जल के विद्युत अपघटन से जो है प्राप्त की जाती है। तो सरकार द्वारा कहा गया है कि हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है, मतलब जल के विद्युत अपघटन और बायोमास आधारित अपघटन दोनों से इसको पैदा किया जाएगा। और कहा गया है कि इस तरह से अपघटन कराने पर उत्पादित हाइड्रोजन प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो। ठीक है, तो ऐसी हाइड्रोजन, जल के विद्युत अपघटन से उत्पन्न ऐसी हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कही जाएगी जब उसके उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो। तो ये 2 किलोग्राम वाला फैक्ट याद रखिएगा। वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। ठीक है, ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया। ABCD क्या है? अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन। जो डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये सब दुनिया भर के हैं, इन सबको जो है डिजिटल फॉर्मेट में डिजी लॉकर में जो है रख दिया गया। कहाँ पर? वायनाड में। बस इतनी सी बात है, ताकि उनके जो कार्ड वगैरह हैं, सभी जनजाति लोगों के जो कार्ड वगैरह हैं वो अगर खो जाएं तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा, कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुपति नगर निगम, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन हो गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील, तो यदि पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही विनायक सागर झील किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसमें जो जल है उसके उपचार के लिए इसको स्थापित किया गया है। और ये जल के उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीकी का इस्तेमाल करेगा। फाइटोरिड तकनीकी जो है दोस्तों CSIR और नीरी, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर, तो नीरी नागपुर अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। इन दोनों ने मिलकर किया है, किसका? फाइटोरिड तकनीक का निर्माण जो है दोनों ने मिलकर किया है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और नीरी। तो फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। पीछे हमने भारत का सबसे बड़ा देखा, और ये एशिया का, तो इसको भारत का सबसे बड़ा होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सूक्ष्म अंतर है वो ये है कि ये निर्माणाधीन है, ये दिल्ली में बनाया जा रहा है, यमुना कार्य योजना का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो जब बन जाएगा तो ये आंध्र प्रदेश वाले को पीछे छोड़ देगा, तो भ्रमित मत होइएगा। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, जो सोसाइटियाँ होती हैं ना, उनके लिए एक पहला सौर संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। कहाँ? मुंबई में। किसके द्वारा? टिपरेल के द्वारा। टिपरेल मतलब टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। उस सोसाइटी का नाम क्या है? बिवेरिया। बस इतना सा याद रखिएगा। फिर क्या है? बिवेरिया जो है, बिवेरिया कंडोमिनियम जो है घरेलू उपयोग के लिए इस तरह की सौर ऊर्जा की व्यवस्था करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन गई है बिवेरिया। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित कर दिया गया है। जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो 24/7, सारी सेवाएं नहीं हैं, कुछ सामान्य सेवाएं जो हैं वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने वाला पहला जो राज्य है वो केरल बन गया है, पूर्णतया डिजिटल हो गया है बैंकिंग के मामले में। इससे पहले 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। अब स्मार्ट कार्यक्रम की बात करते हैं। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोगों को जो है आयुर्वेद से उपचारित किया जा सके। बस इतनी सी बात है। आयुष मंत्रालय के अधीन जो है ये काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर लिया है। अब अगला हिस्सा जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और चलते फिरते जहाँ भी जाएं, बस में,
कहीं और बैठे हैं, किसी के घर गए हैं, तो मोबाइल निकालिए, पीडीएफ को खटाखट जो हाइलाइटेड पॉइंट हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। मोबाइल से कैसे रिवाइज करना है, चल रहे हैं तो कान में ठूठी लगा लिए और सुनते जा रहे हैं, बस में हैं तो सुनते जा रहे हैं या फिर देखते जा रहे हैं। इसके साथ ही खाना बन रहा है तो चला के देख लीजिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा और चीज़ें संभलती चलेंगी। बाकी आप यदि पूरा टारगेट विद पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, जान लीजिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो बढ़िया से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।